हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश जो ईएसआई और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी जो है अभी आई हैं उनके लिए। जो दोस्तों हम जो है अभी जो कानून पास हुआ, जो पुराना जो आईपीसी कानून था उसका रिप्लेसमेंट हुआ, जो भारतीय न्याय संहिता जो आई, ठीक है, जो जिसका नाम है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। यहाँ से दोस्तों दो तीन प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग ये वीडियो जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा और चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है हमारे इसी चैनल जिसका नाम है इंगेज एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप वहाँ से इसको जो है डाउनलोड करके बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आईपीसी और बीएनएस में क्या अंतर है, क्या नई धाराएं जोड़ी गई और क्या मुख्य बातें इसमें कही गई और कब ये पारित हुआ, कब लागू हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो है दोस्तों इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता इसको कहा जाता है दोस्तों। भारतीय, हिंदी में कहेंगे दोस्तों भारतीय दंड संहिता। ठीक दोस्तों, या इसी को कहते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ठीक दोस्तों, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रमुख बिंदु की अगर हम बात करें आईपीसी की कि क्या आईपीसी क्या थी, क्यों जो है बीएनएस लाना पड़ा हमको, क्या जरूरत पड़ गई। ठीक, तो ये बहुत ही पहले का कानून था दोस्तों, ब्रिटिश कालीन जब भारत गुलाम था औपनिवेशिक कालीन का ही ये कानून है। तो देखिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत का प्रमुख फौजदारी या इसी को कहते हैं दोस्तों आपराधिक कानून था। ठीक, इसको जो स्वीकृति मिली थी यानी कि ये जब पास हुआ था वो 1860 ईस्वी में, ये काफी पुराना जो है आपराधिक कानून है और ये लागू हुआ दोस्तों 1 जनवरी 1862 को। तो आप इसको जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। ठीक है, उस समय लॉर्ड मैकाले मतलब इसको जो एक कमेटी ने इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया उसके अध्यक्ष थे दोस्तों लॉर्ड मैकाले और उस कमेटी का नाम था इंडियन लॉ कमीशन। यानी कि इंडियन लॉ कमीशन ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था आईपीसी का और उस समय उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। ठीक, आपने एक वो पढ़ा होगा मैकाले का घोषणा पत्र, मैग्ना कार्टा 1835 का शायद इनका वो था। तो वही थे, वही लॉर्ड मैकाले जिन्होंने वो छनाई का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो शिक्षा जो है बड़े स्तर पर सबसे पहले दी जाए तो फिर वो धीरे धीरे छन के जो है छोटे स्तर पर पहुंचती है। तो इन्हीं का जो जो है मैकाले का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1835 एक्ट को शायद। ठीक है, तो उन्हीं वही मैकाले थे जो है जिन्होंने इंडियन लॉ कमीशन जो है उसके अध्यक्ष थे और उन्हीं ने इसी कमीशन ने जो है आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो है उसकी रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरे भारत में लागू था आईपीसी, लेकिन क्योंकि 1860 का एक्ट है लेकिन जब उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये यूनियन टेरिटरी नहीं थे। ठीक, इनको तो 31 अक्टूबर 2021 में शायद जो है इनको स्वीकृति मिली। सॉरी 2020 में, 19 का एक्ट था, 2020 में इनको जो है स्वीकृति मिली। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आए। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो उस समय हालात कुछ दूसरे थे। इस समय वहां पर जो है आईपीसी जो है लागू नहीं हुआ करती थी। अब जो है दोस्तों जो बीएनएस आया है 2023 में वो यहाँ लागू है। ठीक, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, भारतीय न्याय संहिता के बारे में आगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों जो आईपीसी था हमारा उसका स्ट्रक्चर क्या था, इसमें क्या प्रमुख बातें कही गई हैं।
देखिए बीएनएस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पहले हम आईपीसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो जो आईपीसी था दोस्तों, उसमें जो है अध्याय जो थे दोस्तों, चैप्टर वो 23 चैप्टर थे, और धाराएँ यानी कि जो सेक्शन था वो 511, यानी कि 28 चैप्टर यानी कि अध्याय थे, सॉरी 28 कह रहे हैं, 23 अध्याय में विभाजित था। और धाराएँ कितनी थी दोस्तों? इसकी जो धाराएँ थी दोस्तों वो 511 थी, और अध्याय कितने थे दोस्तों? 23 अध्याय थे आईपीसी में। ठीक, अभी हम आईपीसी की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इतना तो आपको पता हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों जो नया कानून आया है, ठीक, भारतीय न्याय संहिता, ठीक, या इसी को बीएनएस कहा जाता है दोस्तों, बीएनएस। बी फॉर होता है दोस्तों भारतीय, एन फॉर न्याय, और एस फॉर संहिता। ठीक, इसका हिंदी ही नाम है भारतीय न्याय संहिता। ठीक दोस्तों, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये है क्या, इसमें क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 1860 का आईपीसी का जो एक्ट था, ठीक, उसका ये संशोधित तथा आधुनिक संस्करण है, जिसे भारत में अपराध और सजा के नियमों को सरल और आधुनिक बनाने के लिए पेश किया गया था। ठीक दोस्तों, आईपीसी को, कि भारत में जो अपराध हो रहे हैं और जो सजा के जो नियम, जो कानून डिसाइड किए गए थे जो आईपीसी में, उसी का संशोधित रूप है हमारा क्या है, बीएनएस। ठीक दोस्तों, देखिए आगे देखते हैं। देखिए, ये भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करता है। ठीक, इसमें क्या अध्याय है? देखिए, उसमें उसमें जो 23 अध्याय थे आईपीसी में, इसमें जो है दोस्तों 15 से लेकर 18 अध्याय यानी कि चैप्टर है, और इसमें जो धाराएं डिसाइड की गई वो लगभग 350 लेकर 400 के आसपास में है। ठीक, इतने सैंक्शन है इसमें। ये पूरे भारत में लागू हुआ दोस्तों, ये डेट याद याद रखिएगा आप लोग, ये 1 जुलाई, ये 1 जुलाई जो है 2024 को पूरे देश में दोस्तों लागू हो गया बीएनएस। ठीक है, अब कोई भी जो कानूनी प्रक्रिया, जो ही आपराधिक जो मुकदमे वगैरह लिखे जाएंगे, वो अब बीएनएस के थ्रू ही लिखे जाते हैं, चाहे वो कोई भी थाना क्षेत्र हो या जो है कहीं भी आप जो है अपने क्षेत्र में चले जाइए। एफआईआर वगैरह अगर आपको करनी है तो वो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही अब उसमें जो है काउंट किए जाते हैं। आईपीसी को अब उसमें काउंट नहीं किया जाता, आईपीसी के तहत जो है कोई मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते हैं। ठीक, तो ये लागू हो गया दोस्तों 1 जुलाई 2024 को। ठीक, अब देखिए, अब दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं कि आईपीसी में क्या बातें थी और जो है बीएनएस में क्या चीजें थी। देखिए दोस्तों, पहले देखिए यहाँ पे क्रमांक है नंबर वाइज, अपराध के बारे में आईपीसी की जो धाराएं थी वो जिक्र की गई हैं, बीएनएस की जो नई धारा है, और मुख्य परिवर्तन क्या क्या हुए इसके बारे में दोस्तों देखते हैं हम लोग। ठीक, देखिए, देखिए पहला जो था दोस्तों, इसमें जो हत्या है, अपराध हत्या के लिए मर्डर। ठीक, पहले जो धारा थी आईपीसी की वो 302 के तहत काउंट होती थी, अब धारा बदल दी गई 101 के तहत। अब हत्या या मर्डर जो है उसका उसका सजा का प्रावधान है। ठीक है, सजा तो समान है, लेकिन और मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ठीक है दोस्तों, पहले भी था, अब जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास अब भी, और इसमें जो है परिभाषा जो है सरल और भारतीयकृत की गई है। दूसरा है दोस्तों हत्या का प्रयास। ठीक, आईपीसी की धारा 307 थी, अब जो है धारा बदल दी गई 109। अगर कोई आदमी किसी का जो है जबरन हत्या का प्रयास करता है तो अब उसके बीएनएस की जो नई धारा है उसके 109 के तहत जो एफआईआर दर्ज होगा, यानी कि दंड वही है जो आईपीसी में था। पर अब जो है डिजिटल और आयुध प्रयोग का जो है विशेष, मतलब अगर डिजिटल साक्ष्यों का भी जो है दोस्तों उसका प्रावधान भी किया गया है। यानी कि अगर कोई आदमी डिजिटली तौर पे अगर किसी को परेशान किया जाता है, मतलब जैसे मर्डर वगैरह का, अगर वो कोर्ट में जाके डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है तो उसको भी जो है हक है उसकी सुनवाई का और उसको न्याय पाने का। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है दोस्तों कि गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये जो है दोस्तों, अगर मान लीजिए, ये गैर इरादतन हत्या का मतलब है कि
इरादा अगर नहीं है किसी आदमी का किसी को मारने का, ठीक है, लेकिन वो फिर भी अगर ऐसा कोई मतलब कृत्य करता है तो पहले धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज होता था, लेकिन अब जो है इसको संशोधित कर दिया गया है बीएनएस में। अब धारा 105 और 106 के तहत एफआईआर दर्ज होगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो परिभाषा दी गई है इसकी कि सरल शब्दावली वर्गीकृत स्पष्ट है, ठीक है। अब इसमें सेक्सुअल असाल्ट और जेंडर, सॉरी हाँ ये अगला है, इसमें शब्दावली सरल और वर्गीकृत स्पष्ट कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों, अगला यहाँ देखिए, ये देखिए रेप रेप यानी कि जो है बलात्कार का संबंधित है दोस्तों। धारा 375 और 376 पहले आईपीसी की धारा थी, इसके तहत जो है मुकदमा दर्ज होता था, धारा 375 और 376। लेकिन अब जो है दोस्तों इसकी धारा बदल दी गई है। अब धारा 63 से लेकर 70 तक इसमें धाराएं हैं जो है रेप के केस में, ठीक है दोस्तों। अब सेक्सुअल असाल्ट के लिए शब्दावली जो है शब्दावली डिसाइड की गई, जेंडर न्यूट्रल और प्रोविजन, ठीक है। और इसमें दोस्तों मैराइटल रेप को भी विशेष उपबंध के तहत शामिल किया गया है, ठीक दोस्तों। यानी कि अगर कोई मैराइटल रेप या प्रोविजन नेचुरल कोई सब जेंडर नेचुरल या ऐसे कोई शब्द आते हैं तो सेक्सुअल असल्ट के रूप में शामिल किया जाएगा, और इसके लिए धारा 63 से लेकर 70 तक प्रावधान है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए महिला की अस्मिता का अपमान, पहले धारा 354 थी धारा दोस्तों। अगर कोई आदमी किसी महिला का अपमान करता है उसकी अस्मिता को लेकर, तो पहले आईपीसी के तहत 354 के तहत मुकदमा दर्ज होता था। अब जो है दोस्तों धारा जो है 73 और 76 कर दी गई है, मतलब 73 से लेकर 76 तक बीएनएस की धारा में जो है दोस्तों उसके तहत जो है मुकदमा दर्ज होगा। डिजिटल मोड का भी जो है इसमें शामिल कर लिया गया। अगर कोई डिजिटली किसी महिला को हरासमेंट करता है दोस्तों, तो उसको डिजिटली वो अपनी जो है सबूत जो है वो प्रस्तुत कर सकती है न्यायालय या, ठीक है। देखिए अगला है दोस्तों शारीरिक चोट, ठीक। पहले धारा थी दोस्तों 319 से लेकर 326, अब इसको बदल के 115 और 123 कर दिया गया है। क्लासिफिकेशन और मेडिकल प्रमाण का जो है दोस्तों इसमें स्पष्टता की गई है। दोस्तों चोरी के लिए जो धारा थी तो 378 से लेकर 379 तक थी चोरी के लिए, लेकिन अब ये धारा बदल दी गई है। 301 से लेकर दोस्तों 303 में जो है उसका उल्लेख कर दिया गया। अब परिभाषा समान ही रखी गई है, पर अब साइबर थेफ्ट को भी शामिल किया। साइबर थेफ्ट का मतलब कोई अगर जो है साइबर वगैरह से चोरी करता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी करता है, तो उसके तहत जो है अब धारा जो है 301 303 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ से दोस्तों डकैती यानी कि रॉबरी और लूट, डिकॉयटी, ठीक है दोस्तों। पहले धारा थी 390 से 395 के बीच, अब जो है दोस्तों इसको बदल के 308 और 311 के मध्य सीमित किया गया है, यानी कि डकैती और लूट को, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन को लूट को भी इसमें शामिल किया गया है। मान लीजिए अरे बहुत धोखाधड़ी होता है ना बैंक वगैरह में, डिजिटल ट्रांजैक्शन इन सब के मामलों में, तो अब डिजिटल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन धोखाधड़ी को भी इसमें जो है दोस्तों लूटपाट में शामिल किया गया है, ठीक। हत्या के लिए अगर कोई साजिश करता है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर, तो पहले धारा 120 बी थी, अब धारा 61 कर दी गई है दोस्तों, ठीक। अब ऑर्गेनाइज क्राइम व टेरर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसमें जो है हत्या के लिए साजिश में अब जो है ऑर्गेनाइज क्राइम और टेरर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजद्रोह सेडेशन का मतलब, पहले राजद्रोह का जिक्र था आईपीसी में 124 ए के तहत, अब ये धारा हटा दी गई है, ठीक दोस्तों। अब धारा 150 में देशद्रोह कर दिया गया है, याद रखना दोस्तों, देशद्रोह शब्द शामिल कर दिया गया है।
राजद्रोह के स्थान पर। राजद्रोह हट चुका है, अब ये 150 के तहत देशद्रोह हो गया है। एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब दोस्तों कि अगर भारत की संप्रभुता अखंडता को कोई मतलब ऐसा कुछ टिप्पणी करता है भारत की संप्रभुता अखंडता को लेकर, तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाएगा धारा 150 के तहत। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अब दोस्तों जो है आतंकवाद से जो है वो आगे कहा गया है कि आतंकवाद के लिए क्या धाराएं डिसाइड की गई हैं। देखिए यहाँ पे आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी कृत्य आईपीसी में अलग प्रावधान नहीं शामिल किया गया। ठीक, पहले देखिए धारा जो है दोस्तों 111 114 के जो है 114 के तहत 111 से लेकर 114 आईपीसी के तहत जो है मुकदमा दर्ज हो। सॉरी सॉरी यार, ठीक है। ओके दोस्तों देखिए पहले जो था दोस्तों वो आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी कृत्यों में अलग से प्रावधान नहीं था, लेकिन धारा 111 114 में इसकी बात कही गई थी आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी कृत्य के लिए। अब इसको जो है दोस्तों 150 यानी कि बीएनएस ने 150 धारा में रखा गया। पहली बार टेरर एक्ट को बीएनएस में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। ठीक है, आगे कहते हैं झूठी गवाही या न्याय में बाधा, फॉल्स एविडेंस के प्रत। पहले धारा 191 193 थी, अब धारा 227 से 229 कर दी गई है। डिजिटल रिकॉर्ड छेड़छाड़ को भी अपराध माना गया इसमें, ठीक, झूठी गवाही वगैरह में। ठीक, संपत्ति को नुकसान जो है मिसचीफ सेबोटेज को जोड़ा गया इसमें। धारा 425 440 थी पहले आईपीसी में, अब जो है 317 और 327 जो है 317 से लेकर 327 के जो है मध्य जो है संपत्ति के नुकसान को शामिल किया गया। साइबर मिसचीफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, ठीक, मैंने विनिर्माण क्षेत्र को या कोई ऐसा कोई वो करता है संपत्तियों का नुकसान करता है, तो धारा 317 और 327 के तहत मुकदमा दर्ज होगा दोस्तों। ये आता है चीटिंग, धोखाधड़ी। पहले थी दोस्तों 415 420, आपको सुना होगा कि धोखाधड़ी का मुकदमा 420 इनके ऊपर लग गया है। ठीक, तो वही धोखाधड़ी जो आईपीसी का जो है था पहले 415 से लेकर 420 तक था, अब जो है इसमें संशोधित कर दिया गया है। अब 318 से लेकर 321 के तहत जो है इसको रखा गया है धोखाधड़ी। ठीक, अब जो है दोस्तों ऑनलाइन और डिजिटल फ्रॉड को भी इसमें रखा गया, ऑनलाइन और डिजिटल फ्रॉड को भी। ठीक, धोखाधड़ी अगर कोई ऑनलाइन और डिजिटली करता है तो उसको भी जो है धारा 318 321 के तहत सजा का प्रावधान है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए ये विश्वासघात, अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है दोस्तों, पहले 405 409 के तहत जो है उल्लेख था, अब जो है दोस्तों विश्वासघात में 315 से लेकर 316 के मध्य जो है विश्वासघात को परिभाषित किया गया है। डिफिनेशन मतलब समान है, बट डिजिटल डॉक्यूमेंट को भी जोड़ लिया गया। अगर कोई डिजिटली किसी को विश्वासघात या कुछ भी धोखाधड़ी करता है उसके साथ, तो डिजिटली तौर पर भी जो भी साक्ष्य उपस्थित होंगे उसको भी स्वीकार किया जाएगा। आगे देखते हैं, अपराध की कोई अगर साजिश करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई अगर करता है दोस्तों, तो पहले धारा थी 120 ए के तहत और 120 बी तक थी, अब धारा 61 से 62 हो गई है दोस्तों, मतलब 61 और 62 के बीच में इसको रखा गया। अब टेरर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की भी साजिशें इसी में रख दी गई हैं। अपराध की साजिश अगर कोई करता है, चाहे वो टेरर हो या ऑर्गेनाइज तरीके से कोई क्राइम की साजिश करे, तो धारा 61 और 62 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक, देखिए झगड़ा लड़ाई जो है दोस्तों रियोटिंग, ठीक, पहले धारा 146 148 थी, अब 189 से 191 कर दिया गया। दंड समान है, पर इसमें परिभाषा जो है आधुनिक भाषा
पहले क्या थी, अंग्रेजी वगैरह और इन सबको ज़्यादा प्रेफर दिया जाता था। अब जो है भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी और मिश्रित भाषाओं के साथ जो है चीज़ें इसमें सुनवाई की जाएंगी, ठीक है। अगर कोई हत्या का अपराध निवारण है दोस्तों, उसके लिए पहले धारा 107 और 107 से लेकर 109 तक थी। अब धारा 56 और 58 कर दिया गया। अब साइबर एबटमेंट भी मान है इसमें, ठीक है दोस्तों। मानहानि डिफेमेशन, ठीक, अगर कोई मानहानि का केस अगर किसी के ऊपर चल रहा है तो धारा जो है 499 से 500 के बीच में थी। अब जो है दोस्तों धारा 354 और 356 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा। दंड समान है और ऑनलाइन डिफेमेशन भी इसमें शामिल कर दिया गया। पहले ऑनलाइन डिफेमेशन अगर कोई ऑनलाइन तरीके से किसी को मानहानि का केस करता या कुछ भी करता था तो वो बहुत सीमित था। अब जो है ऑनलाइन भी इसको मान कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक है, देखिए अश्लील सामग्री, ऑब्सैनिटी, पहले धारा 292 से 294 के बीच में थी। अब जो है 294 296 कर दिया गया। अब डिजिटल और सोशल सामग्री पर भी ये लागू हो जाता। पहले डिजिटली और सोशल सामग्री पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब जो है बीएनएस की नई धारा के तहत ये भी शामिल कर लिया गया है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बीएनएस में कुछ नई धाराएं जो आईपीसी में नहीं थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो बीएनएस में जो नई धारा सम्मिलित की गई है उसके बारे में। नई धाराएं 111 से 114 के मध्य है दोस्तों। आतंकवाद से संबंधित अपराध, पहली बार राष्ट्रीय कानून में आतंक की परिभाषा दी गई। मतलब राष्ट्रीय पहली बार ऐसा हुआ जब 114 और 111 और 114 के तहत आतंकवाद को जो है राष्ट्रीय कानून में आतंक की परिभाषा के रूप में शामिल किया गया। 69 और 71 महिलाओं पर हमले की नई श्रेणियां बनाई गई हैं दोस्तों, जिसमें एसिड अटैक, सेक्सुअल असॉल्ट को भी शामिल किया गया है। 113 संगठित अपराध, बड़े अपराध गिरोहों को विशेष दंड के रूप में शामिल किया गया। 317 से 321 साइबर धोखाधड़ी हो गया, जैसे डिजिटल संपत्ति अपराध, टेक्नोलॉजी आधारित अपराधों को भी शामिल किया गया 317 और 321 के तहत। 150 में भारत की एकता व अखंडता के विरुद्ध अपराध आईपीसी की धारा 124 ए की जगह ली। वही जो है एकता और अखंडता को अगर कोई वो करता था तो पहले राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता था, लेकिन अब उसे देशद्रोह करार दिया जाएगा 150 के तहत बीएनएस की नई धारा में। 360 और 362 जो है दोस्तों मॉब लिंचिंग हो गया, सामूहिक हिंसा, इन सब दुष्कर्मों के लिए डिसाइड की गई है 360 और 362। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ प्रमुख अंतर हैं जो हम पढ़ लेते हैं और हम जो है बस दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए मुख्य अंतर क्या है। देखिए आईपीसी जो है वो 1860 का कानून है। आईपीसी जो है दोस्तों 1860 में आया, ठीक। और वही बीएनएस जो है 2023 में आया, ठीक। कुल धाराएं अगर देखी जाए आईपीसी में तो 511 जो धाराएं थी और इसकी भाषा जो है इंग्लिश थी दोस्तों, ठीक। वहीं बीएनएस में 358 जो है संकलित रूप में है। वैसे 350 से लेकर 400 तक इसकी धाराएं हैं, ठीक है। इसकी भाषा दोस्तों सरल है, इंग्लिश हिंदी मिक्स है, ठीक। नई अवधारणा डिजिटल अपराध को शामिल किया गया, आतंकवाद को परिभाषित किया गया, संगठित अपराध है और लिंचिंग वगैरह को भी इसमें शामिल किया गया। तो पुरानी धाराएं हटाई गई, राजद्रोह 124 ए को हटा दिया गया, अप्रासंगिक उपनिवेश कालीन धाराएं भी हटा दी गई। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और इससे पहले जो है जो वीडियो आपने नहीं देखी हो वहाँ बेल आइकन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बी स्टे मोटिवेटेड। तब मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।